हेलो गाइस, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज इन मैनेजमेंट। वो इसलिए कि जितनी प्लानिंग है, जितनी ऑर्गेनाइजिंग है, सारा कुछ असल में रिवॉल्व करती है ह्यूमन रिसोर्स के अगेंस्ट, कि ह्यूमन रिसोर्स होगी तो काम होगा। और आज की दुनिया चूँकि नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो असल जो रोल प्ले करती है वो ह्यूमन रिसोर्स प्ले करती है। अगर आपके पास एक मेहनती या काबिल किस्म का ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है तो वो काम जो कि अदरवाइज आपको 2 हफ्ते में होना है, वो हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए। और अच्छी रिसोर्स को अट्रैक्ट करना जो बेसिक काम है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। अब इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के काम को हम नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का नाम दे रहे होते हैं। और आम जबान में हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही होती है, और वो बात ये होती है कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि बंदे हायर करना। और हायरिंग से हमारे दिमाग में एक बड़ी सिंपल सी बात आती है कि अखबार में ऐड दिया, टेस्ट लिए और लोगों को हायर कर लिया। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ये जो मैंने सारा जो काम आपके सामने बयान किया, दिस इज ओनली सिलेक्शन प्रोसेस। इस वक्त जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझती हैं कि जो मुश्किल काम वो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना नहीं है, बल्कि अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना है। और रिटेन भी इस सिचुएशन में करना है कि दे फील प्रॉपरली मोटिवेटेड और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी कमिटमेंट दिखा सकें। इससे नज़र ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम है वो एक सिंपल काम सिलेक्शन नहीं है, बल्कि ये काम स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझने से लेकर कि हमें अभी कितने बंदे चाहिए और हमें आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद किस किस लेवल के कितने कितने बंदे चाहिए होंगे। फिर उनको लेकर आना, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ओरिएंटेशन, किस तरीके से उनको बिजनेस में रिटेन करना है। और रिटेन करने के लिए जाहिर है ज़रूरी है कि आपने उनको तनख्वाह के साथ साथ एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। इसका मतलब है आपने उनके साथ साथ उनकी करियर प्लानिंग भी करनी है। इससे ये नज़र आता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इट इज़ नॉट अ सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है और एंड तक मूव करता है। ठीक है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। तो आज हम अपना पहला इसमें से शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एक लंबा प्रोसेस है, तो जिस तरह नज़र आया हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का एक नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमने लोगों की सिलेक्शन करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है और वर्क फोर्स को एवेल्युएट करना है। इसके साथ साथ क्योंकि आज की दुनिया जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के गिर्द घूमती है, इसका मतलब है अच्छी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज फराहम करेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर एक अच्छे एम्प्लॉयज़ मौजूद होंगे तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो फर्म की वैल्यू में भी इजाफा करेंगे। इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपने तैयार कर लिया तो आप अल्टीमेटली फर्म को कंपीटिटिव एडवांटेज के साथ साथ फर्म को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक फंक्शंस क्या हैं ये हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करना है और सिलेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, then we have to make them prepare with up to date knowledge and skills to do their jobs। और तीसरा, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने देन आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं उनमें से कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं, एंड वी नीड टू श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन उन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को हर हालत में रिटेन करे। और वो रिटेन करने के लिए जाहिर सी बात है फिर उनकी प्रॉपर जो करियर प्लानिंग है वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हिस्से में आती है। तो आप अगर यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का चार्ट सा देखें तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यहाँ से रिक्रूटमेंट या डिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो बंदे हमारे काम के नहीं है हमने उनको फारिग कर दिया।
आप देखें जिस तरीके से मैंने कहा कि अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, इसका मतलब है आम एम्प्लॉयज़ को हमें साथ साथ फारिग भी करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को खड़े खड़े निकाल लें, इसके और बहुत से तरीके हो सकते हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे अभी आगे जाके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस में हमने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, ओरिएंटेशन दी, ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद हमने उनको तैयार कर दिया काम के लिए। जब वो काम कर रहे हैं तो हम उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट उनको दुनिया के मुताबिक दिए जा रहे हैं, उनकी करियर डेवलपमेंट हो रही है। एंड थ्रू कंपनसेशन एंड बेनिफिट एंड करियर डेवलपमेंट वी आर मेकिंग इट श्योर कि हम कॉम्पिटेंट और हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करते जाएं अपने बिजनेस के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं उनके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर मैटर करते हैं, और उन एनवायरमेंटल फैक्टर में दो जो इम्पॉर्टेंट तरीके का रीजंस है, वो एक तो एम्प्लॉय लेबर यूनियंस की हैं और दूसरा गवर्नमेंट लॉज की हैं। बहुत जगहों पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लेबर यूनियन मौजूद होती हैं उनके साथ फर्म्स के खासे इश्यूज आ सकते हैं कि हमने किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, किस हिसाब से सैलरीज देनी है वगैरह वगैरह। या दूसरे लफ्ज़ों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ भी लिंक्ड होते हैं और वहाँ पे हमें मैनेजरियल डिस्क्रिशंस की लिमिट्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी जहाँ पर कोटास डिफाइन होते हैं कि जी हमने इतने % औरतें ज़रूर रखनी है, इतना % डिसेबल लोगों का कोटा होगा, इतने % सूबों का कोटा हो सकता है। इस किस्म के इश्यूज जो आते हैं उनकी वजह से फिर HRM पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बहुत से केसेस में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने के लिए एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है कि मुझे आज ये पता हो कि आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, जिन लोगों के लिए मुझे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग जो कि रिटायर हो रहे हैं उनकी पोजीशंस कौन संभालेगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा रिटायर हो रहा हो तो हमें पता चले कि उसकी जगह तो बंदा ही कोई नहीं है इसलिए कि बंदा कोई तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जिनको हम नॉर्मली सक्सेशन प्लानिंग का नाम दे रहे होते हैं, और आपने अक्सर ही देखा होगा कि जी फलाने बंदे को जॉब के बाद एक्सटेंशन इसलिए मिल गई कि कोई दूसरा बंदा था ही नहीं उसका काम करने वाला। ये एक इंतहाई गलत किस्म की फैलेसी होती है जो कि गलत थिंकिंग को प्रोड्यूस करती है कि इसका मतलब है कि कोई बंदा ही नहीं था। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें ज़ाहिर है 5-5 और 10-10 साल की फ्यूचर की प्लानिंग की जा रही होती है, और ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो डिफाइन इस तरीके से होती है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स इंश्योर दैट दे हैव द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल, उतने ही लोग हैं जितने हमें चाहिए, एंड राइट काइंड ऑफ पीपल भी हैं जो कि उस फील्ड के मास्टर हैं, वो सही जगह पर मौजूद है, एंड एट द राइट टाइम्स हु आर केपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्मिंग देयर टास्क, जो कि इस पोजीशन में है कि वो टास्क परफॉर्म कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की मदद से हम टैलेंट शॉर्टेज को भी अवॉइड करते हैं और टैलेंट सरप्लस को भी अवॉइड करते हैं। ऐसा ना हो कि हमें एक बंदे की ज़रूरत है और 4 बंदे मौजूद हैं, सरप्लस को भी अवॉइड करना है और शॉर्टेज को भी अवॉइड करना है। और जाहिर है ये काम किस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से ही होगा कि सबसे पहले मुझे ये पता हो कि करंट ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कितनी है, फ्यूचर की नीड्स कितनी है, और कहाँ कहाँ हमने इन फ्यूचर की नीड्स को हैंडल करने के लिए प्रोग्राम को डेवलप करना है। दिस इज ऑल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री का मतलब है कि करंट मेकअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करंट रिसोर्स स्टेटस, कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट ह्यूमन रिसोर्स स्टेटस क्या है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अबाउट जॉब एनालिसिस, कि आपको ये असेसमेंट करनी है कि जॉब है क्या क्या, और आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किस किस्म के बिहेवियर की ज़रूरत है। और बिहेवियर से क्या मुराद है? बिहेवियर से मुराद है KSA एनालिसिस। KSA स्टैंड्स फॉर नॉलेज, कौन सी नॉलेज चाहिए, स्किल्स कौन सी स्किल्स चाहिए, और एबिलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए। नॉलेज का मतलब है बेसिक जो क्वालिफिकेशन है, स्किल्स का मतलब है बेसिक महारत जो कि आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और बंदे की एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। इस काम के लिए जा रहे हैं हम इंटरव्यूज़
कंडक्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस में इंगेज होते हैं जो आपने अक्सर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह देखी होंगी, और उसके बाद बहुत दफ़ा हम सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर मैनेजर्स भी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ से मुराद नॉर्मली हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस टाइप चीज़ें होती हैं वो होती हैं। उसके बाद हम जो भी करंट लोग हैं जो भी हमारे पास जॉब्स के लिए आते हैं उनको हम बताते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, और हम ये ऑर्गेनाइजेशन में खुद भी डिज़ाइन करते हैं कि हर एक जो डेजिग्नेशन जो हमें मौजूद है, कि फर्ज करें अगर हमारे पास एक मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है, 3 असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है, तो हम हर पोस्ट की अपनी एक जेडी डिफाइन करते हैं। जेडी स्टैंड्स फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि ये बताती है कि जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है वो क्या क्या करेगा, उसने किस किस किस्म के काम करने हैं। तो जो जेडी इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ जॉब होल्डर डज, हाउ इट इज डन एंड व्हाई इट इज डन। ठीक है, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है? जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जो हम असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस लेंगे उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ताकि वो ये तमाम काम को बेहतर तरीके से कर सके। यहाँ पे जो लफ्ज क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री की टर्म्स नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज। तीनों केसेस में हम बात करें तो ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब एनालिसिस, तीसरी भी है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज होती हैं जॉब्स के अंदर एंड मैनेजमेंट पोजीशंस के अंदर। फ्यूचर नीड्स को डिफाइन करने का ज़ाहिर तरीक़ाकार यही होता है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितनी हमारे पास फ्यूचर की जॉब्स हैं, और अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के मुताबिक हमें किस किस किस्म के लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए ज़ाहिर है जो हमारे पास बेसिक सिस्टम मौजूद है वो रिक्रूटमेंट का मौजूद है। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद अट्रैक्ट करते हैं केपेबल एप्लीकेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। और डिक्रूटमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास सरप्लस लोग मौजूद हैं उनको हम किस तरीके से अपनी वर्क फोर्स में से अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते हैं। ई रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कि आप एम्प्लॉयज को थ्रू इंटरनेट रिक्रूट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिक्रूटमेंट का तरीकाकार क्या होता है। डिक्रूटमेंट का सबसे जो आम तरीकाकार है वो है फायर करना लोगों को, कि आप लोगों को नौकरी से निकाल दें। लेकिन ये जो फायर करने का काम है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल लेकर आता है नॉर्मली, इसलिए हम फायरिंग के बजाय मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर ले ऑफ करना। ले ऑफ का जो लफ्ज़ है, अब ये बेसिकली टर्मिनेशन तो शो कर रहा है, लेकिन ये टर्मिनेशन एक ऐसी टर्मिनेशन होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कंडीशन के तौर पर लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन से दूर करना पड़ता है, चाहे ये थोड़े अरसे के लिए हो चाहे ये लंबे टाइम के लिए हो। लेकिन ले ऑफ करने का जो लफ्ज़ है वो शो ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोगों को निकालना पड़ा। फायरिंग का लफ्ज़ ये शो करता है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर साइड पे किया गया। फायरिंग का मतलब है कि आप काम नहीं करते और आपको फायर कर दिया गया। ले ऑफ का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी अपनी मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो लोगों को नहीं रख पाई। अब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कोई और वजह हो। कुछ और तरीक़ेकार जो यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रिशन। एट्रिशन का तरीक़ेकार होता है कि जो जॉब्स आपने जो लोग आपके पास से जॉब छोड़ के गए हैं, फर्ज करें कोई रिटायर हो गया या किसी ने रिजाइन कर दिया, आप उसकी जगह जो पोजीशन खाली हुई है आप उसको फिल ही ना करें। ठीक है, दिस इज अनदर आइडिया ऑफ डिक्रूटमेंट। ट्रांसफर इज अनदर आइडिया कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। अर्ली रिटायरमेंट एक आइडिया होता है, आप लोगों के वर्क वीक्स जो हैं उनको कम करने की कोशिश करें वगैरह वगैरह। ये कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से हम डिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलाते हैं। अच्छा, लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस, ज़ाहिर है रिक्रूटमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स का, कि सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप ट्रेन वगैरह करेंगे और फिर आप उनको रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कहलाता है द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड। सिलेक्शन जो है ये एक बड़ा कम्बरसम किस्म का जॉब है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट लोगों को हायर कर लें। सिलेक्शन में उसके बावजूद हमें खतरा होता है
कि ऐसा हो सकता है कि एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हमसे मिस हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक गलत किस्म की कैंडिडेट को हायर कर लें अपने पास, ये हमारे पास मौजूद होता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी मैटर करती हो। वैलिडिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है कि हम सिलेक्शन के लिए जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो टूल जिस मकसद के लिए यूज हो रहा हो वो टूल वही काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन या एक ऐसा पेपर डिज़ाइन किया जिससे मेरा मकसद था कि मैं बेसिकली उससे ना लोगों की इंटेलिजेंस चेक करूंगा। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी ये है कि इंटेलिजेंस चेक करने के लिए मैंने फर्ज करें उसमें एक सवाल लिखा कि जी कायद-ए-आज़म के 14 निकात किस साल में हुए थे, या मैंने उससे पूछा कि रेड क्लिफ मिशन कब आया था। अब ये जो सवाल हैं, ये सवाल, या मैंने उनसे पूछा जी अशरा मुबशरा के नाम बता दें। अब ये जो तीनों सवाल हैं, ये तीनों सवाल का ताल्लुक इंटेलिजेंस के साथ नहीं है, इन तीनों सवालों का ताल्लुक मेमोरी के साथ है। ठीक है, एक ऐसा शख्स जिसका रट्टा बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को रट्टा मार के आया हुआ है, वो शख्स वो सवाल कर लेगा, और एक इंटेलिजेंट आदमी शायद वो सवाल ना नहीं कर पाए। इसका मतलब है अब वो जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, दैट इज़ नॉट वैलिड। उसने सही तरीके से जो वो एनालाइज करना चाह रहा था बंदे के बारे में, वो एनालाइज नहीं कर सका। ठीक है। रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपने एक फर्ज करें एक आपकी वेट मशीन है, मैंने अगर उस वेट मशीन से अपना वेट किया और इस वक्त वो 80 kg वेट आया और शाम को दोबारा किया, तो अब अगर फर्ज करें वो 80 के बजाय 75 आ गया, इसका मतलब है मैं ये कहूँगा कि ये मशीन रिलायबल नहीं है। इसका मतलब है जो भी मेरी सिलेक्शन डिवाइस है वो जब मैयर कर रही है किसी भी चीज़ को, तो उसकी मैयरमेंट में कितनी कंसिस्टेंसी मौजूद है। ठीक है। अगर तो वो वेट मशीन सुबह भी 80 kg कर रही है, शाम को भी 80 कर रही है, रात को भी 80 कर रही है, इसका मतलब है वो जो मशीन की जो वर्किंग है दैट इज़ रिलायबल। इसी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी डिवाइस, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, क्या वो सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन हो रही है, क्या वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो भी सिलेक्शन डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्शन डिवाइस की वैलिडिटी भी एग्जिस्ट करती हो और रिलायबिलिटी भी एग्जिस्ट करती हो। नॉर्मली सिलेक्शन डिवाइसेस हमारे पास हैं क्या क्या? सिलेक्शन डिवाइसेस हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, रिटन टेस्ट जो हम ले रहे होते हैं, परफॉर्मेंस सिमुलेशन। बहुत जगहों पे ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रैक्टिकल काम है, वहाँ पे आपको पता है अब सिमुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, तो हम सिमुलेशन भी चेक कर लेते हैं। ये जो स्पेशली जो आप पायलट्स वगैरह हायर करते हैं, ये बड़े आराम से सिमुलेशन में काम करते हैं। इंटरव्यूज के अंदर हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इज अनदर आइडिया, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आप फोर्सेस में या पुलिस वगैरह में कर रहे हैं तो आप फिजिकली भी एग्जामिन कर रहे होंगे। तो ये बहुत से सिलेक्शन डिवाइसेस हैं, और ये सिलेक्शन डिवाइसेस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही हो। अच्छा, जिस तरीके से हमने ये कहा कि सिलेक्शन डिवाइसेस में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो नॉर्मली रिटन टेस्ट का होता है। अब रिटन टेस्ट बहुत सी किस्म के हो सकते हैं, इंटेलिजेंस के हो सकती हैं, एप्टीट्यूड के हो सकती हैं, एटीट्यूड के हो सकती हैं, एबिलिटी के हो सकते हैं, और इंटरेस्ट के हो सकते हैं। ये जो भी ये टेस्ट हैं, इनके ज़ाहिर है ये बहुत दफ़ा इसमें लीगल चैलेंजेस भी आते हैं कि टेस्ट के बारे में भी बात की जा रही होती है, टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में भी बात की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर आप बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो कि इस तरीके से होंगे कि अगर आप फिजिकली टेस्ट ले रहे हैं, अब वो फिजिकल टेस्ट में हो सकता है मर्द अच्छा परफॉर्म कर जाए, औरत बुरी परफॉर्म कर जाए। फ़र्ज़ करें ऐसा टेस्ट हो सकता है कि जब आप वो टेस्ट आपने बनाया है, रिटन टेस्ट आपने बनाया है, फ़र्ज़ करें आप फाइनेंस के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब फाइनेंस में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स होती हैं। फाइनेंस में हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी होते हैं, MBA फाइनेंस वगैरह भी होते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर आपने एक फाइनेंस के लोगों का टेस्ट बनाया जिसमें बहुत हार्ड कोर अकाउंटिंग पूछ ली जाएगी, तो उसमें होगा क्या कि ऑटोमेटिकली कोई ख़ास डिग्री वाले लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, बाकियों को नुकसान होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा फील ना हो कि हम किसी एक ख़ास डिग्री वाले को उसका बेनिफिट दे रहे हैं और बाकियों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, बाकियों को उसका नुकसान हो रहा। तो ये तमाम उसके लीगल एस्पेक्ट हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं। सिमुलेशन टेस्ट जो है उसका ताल्लुक इस तरीके से होता है कि आप एक एप्लीकेंट्स की एबिलिटी एक्चुअल जॉब के ऊपर जाकर चेक करें।
ठीक है, एक्चुअल जॉब के ऊपर जाके उसकी वर्किंग को चेक करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन टेस्ट। सिमुलेशन टेस्ट में एक तो टेस्ट वो हो सकते हैं जिसमें आपको सिमुलेटर के ऊपर काम करवाया जाए। मसलन अगर आपने पायलट का आपकी जॉब है तो आपको सिमुलेशन के ऊपर ये काम करवाया जाए। इवन आजकल जो सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोग होते हैं इनके लिए भी बहुत अच्छे सिमुलेटर्स मौजूद हैं जिन पे वो फायरिंग वगैरह उनकी चेक कर ली जाती है। वर्क सैम्पलिंग एक तरीक़ेकार हो सकता है कि एक बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है कि आपसे इंटरव्यू में कहा जाए अच्छा एक काम करो तुम ये ज़रा मुझे एक आपने उसको फर्जी स्टोरी सुना दी या फर्जी आपने उसको एक माहौल प्रोवाइड किया। आपने कहा जी कि आपने एक कस्टमर को लेटर लिखना है कि जी आप जल्द से जल्द अपने पैसे वापस कर दें अदरवाइज हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अब इस किस्म के काम भी सिमुलेशन में आ जाते हैं कि आपसे फौरी तौर पर कहा जा रहा है कि आप बताएं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इसके अलावा और जो क्राइटेरियाज हैं, इंटरव्यूज़ का क्राइटेरिया है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का तरीके क्राइटेरिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है, ये बहुत से वो वाले तरीके हैं जो कि हम सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक तरीक़ेकार जो नॉर्मली होता है दैट इज़ रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। वो ये होता है कि आप एप्लीकेंट को जॉब के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि जी इस जॉब में ये होगा और ये नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक ऐसी जॉब है आपने उसमें पहले से एप्लीकेंट को बता दिया, आपने कहा जी देखिए जी हमारे पास ये होता है कि हमारे यहाँ लेट सिटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ आपको आउटसाइड सिटी विजिट्स बहुत करने पड़ेंगे, सो आर यू कंफर्टेबल विद दिस। अब पहले से एक जो नेगेटिव पोर्शन है वो आपको बता दिया गया, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि नहीं सर मेरे लिए बाहर विजिट करना पॉसिबल नहीं है, मेरे को फैमिली इशूज़ हैं या मेरे लिए लेट सेटिंग करना रेगुलर पॉसिबल नहीं होगा, मेरे छोटे बच्चे, तो वो ऑटोमेटिकली उस जॉब से फिर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ताकि आप फिर कोई मिसमैच किस्म के एप्लीकेंट को अपने पास नहीं रख लें। इस किस्म से फ़ायदा ये होता है कि फिर टर्नओवर जो है वो ज़रा रिड्यूस रहता है, लोग आपके पास जॉब छोड़ के कम भागते हैं अगर आप पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट अपनी जॉब के एक्सप्लेन कर दें। दैट इज़ नोन एज रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर आप अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने का जो नॉर्मल प्रोसीजर वो ये होता है कि सबसे पहले आप उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, फिर उसको अपने डिवीजन के बारे में बताते हैं और फिर उसको उसके काम के बारे में बताया जा रहा होता है ताकि वो रीजनेबली बिग पिक्चर को भी देखने की सिचुएशन में आ जाए और वो एक स्मॉलर पिक्चर जिसपे उसने काम करना है उसको भी वो बेहतर तरीके से देख सके। अच्छा, ओरिएंटेशन के अंदर बाज़ वक़्त ओरिएंटेशन के अंदर ही ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है और बाज़ वक़्त ओरिएंटेशन के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है ना। अगर आपका काम कोई स्पेशल किस्म का काम हो तो फिर उसकी ट्रेनिंग नॉर्मली ओरिएंटेशन के बाद शुरू होती है। उस केस में ओरिएंटेशन एक स्मॉलर पोर्शन होता है। अब वो ट्रेनिंग जो है बाज़ वक़्त जनरल ट्रेनिंग हो सकती है और बाज़ वक़्त स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो सकती है। जनरल ट्रेनिंग का ताल्लुक नॉर्मली वो वाली ट्रेनिंग के साथ होता है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में इन होते साथ ही फेस करनी पड़ती हैं, सिखाई जाती हैं। और स्पेसिफिक ट्रेनिंग नॉर्मली वो वाली ट्रेनिंग होती हैं जो कि आपको ऑफिस की जॉब के साथ साथ बताई जा रही होती हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ग्रो करें। नॉर्मली जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, दूसरा जॉब रोटेशन। ये एक बड़ा मेजर तरीक़ेकार है कि दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश की जा रही होती है कि 2 साल के बाद इंसान की सीट को चेंज कर दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से किसी दूसरी पोजीशन को समझ सके और 10-12 साल के बाद जब वो एक ऊपर पहुंचे तो उसके पास मुख्तलिफ एरियाज़ का एक्सपीरियंस मौजूद हो। मेंटोरिंग एंड कोचिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल। वर्क बुक्स एंड मैनुअल सारे ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात बाकायदा क्लासरूम लेक्चर्स के थ्रू भी सिखाया जा रहा होता है। लर्निंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है एंड वगैरह वगैरह। बाद कुछ वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसके थ्रू लोगों को सिखाया जा रहा होता है। बहुत सी ट्रेनिंग के सिस्टम्स होते हैं। अभी रिसेंटली ये जो कोविड-19 में फास्ट यूनिवर्सिटी ने ये जो एक बहुत बड़ी एक ऑनलाइन कोर्सेज की साइट है कोर्सेरा के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कोर्सेरा ने फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर्स के लिए बहुत से कोर्सेज ऑफर किए, ठीक है, जो कि बहुत से टीचर्स ने फिर उसको अडॉप्ट किया और बड़ा कोई सीखा उनसे। अब ये एक किस्म का तरीक़ाकार है जिसके लिए फास्ट यूनिवर्सिटी ने बेसिकली एक किस्म की आप समझ लें एक ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया आपने टीचर्स के लिए।
ओके जी, नाउ दिस इज अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जिस तरह हमने ये बात की थी कि बेसिकली सिलेक्शन के बाद जब उनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी, पीपल विल बी ट्रेन्ड, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप लोगों की परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हु इज द गुड गाय एंड हु इज द बैड गाय एंड हु इज द नॉर्मल गाय, उसके बाद फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि वो तमाम आपके पास एप्लीकेंट्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके लिए आपने खास तौर पर करियर को प्लान करना है ताकि उनको रिटेन करने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नॉर्मल इंसान को बाहर निकाल लें, मगर अगर आपने एक गुड परफॉर्मर और एक नॉर्मल परफॉर्मर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट नहीं किया तो फिर गुड परफॉर्मेंस जो न परफॉर्मर है उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक बड़ा की रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर परफॉर्म करने में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स and appraising employees' performance in order to arrive at objective human resource decision and to provide documentation in support of those decisions। ठीक है जी। अगेन इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके थ्रू आप लोगों को बेसिकली एसेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। बहुत से तरीक़ेकार हैं जो कि आप ले लेते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीक़ेकार है वो नॉर्मली जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लोग खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस साल हमने क्या क्या काम करना है, और फिर उसी की बुनियाद पर उनको एसेस किया जा रहा होता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरे तरीक़ेकार होता है दैट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक तो मेरे बारे में जो राय है वो मेरा हायर अप देगा, जो मेरा बॉस होगा वो ना मेरे बारे में एक राय देगा, एक मेरे बारे में राय मेरे कोलीग्स देंगे, और एक मेरे बारे में राय जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो मेरे बारे में राय देंगे, और इन तीनों की राय को मिला के मुझे असेस किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल। ये 360 डिग्री अप्रेजल जो है ये दुनिया में बहुत मशहूर है और बहुत मेजरली इस पे काम होता है। हाउएवर ये ज़रा इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है और ज़ाहिर है इसके लिए आपको बहुत अच्छे सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। जब ये सारी परफॉर्मेंस हो गई, आपने लोगों को एसेस कर लिया, नाउ देयर इज अ नीड कि आप फेयर, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम बनाएं। अगर आपको अच्छे लोगों को रिटेन करना है आपने उन्हें बहुत अच्छे पैसे देने होंगे। इसलिए आजकल की दुनिया में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक शख्स पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में काम कर रहा है तो उसके लिए बड़ा आसान काम है, आप वो 1 घंटे का ट्रैवल करेगा और वो दुबई या किसी भी गल्फ स्टेट में जाके बैठ जाएगा। तो आज अगर आपको एक अच्छा बंदा रिटेन करना है तो आपको एक बहुत ही कम्पिटिटिव उसको पैकेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा काम है कि वो किस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाता है कंपनसेशन का जो कि फेयर भी हो, इफेक्टिव भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो, जिसके अंदर इंसेंटिव भी इस्तेमाल हो, जिसके अंदर नॉर्मल सैलरी भी इस्तेमाल हो, जिसके अंदर स्किल बेस को भी रखा जाए और जिसके अंदर वेरिएबल पे का भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मौजूद हो। अब ज़ाहिर है ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होंगे। ये कंपनी के साइज पे डिपेंड करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करेंगे। अगेन अगर आप कराची में बैठे हुए हैं, आप गवादर में बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी ऐसा शख्स जो कि कराची में बैठा हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें वो पिंडी इस्लामाबाद का लोकल है और वो कराची जाके जॉब कर रहा है, तो वो कहेगा कि जहाँ मैं कराची जॉब कर रहा हूँ वहाँ मैं कराची से उठ के आगे दुबई चला जाऊँ। अगर मैं गवादर जॉब कर रहा हूँ तो गवादर से 1 घंटा फासले पे मैं कतर चला जाऊँ। तो जोग्राफिकल लोकेशन मैटर करेगी, मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी मैटर करेगी, और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी मैटर करेंगी, जिसकी बुनियाद पर कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिसाइड होंगे। ये कुछ सजेशंस हैं जो रॉबिन्स एंड कॉटलर में लिखे हुए हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट करियर जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लिस्ट है। ये लिस्ट मैं चाहूँगा आप सब इसको गौर से पढ़ें, क्योंकि सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो पहली जॉब है, सेलेक्ट योर फर्स्ट जॉब जुडिशियसली। आपको जो पहली जॉब है, ये जो आपकी पहली जॉब होती है, ये बेसिकली समझ लें आपका वो
अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये आपका इंटरसेप्ट होता है कि आपने कहाँ से अपना काम शुरू करना है, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं या कहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहली जॉब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बाद पहली जॉब एंड इवन पहला मैनेजर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आप मेहनत के साथ काम करें, हमेशा अपना अच्छा राइट सही इमेज प्रेजेंट करें, ठीक है। आप पावर स्ट्रक्चर को समझें। अगर आप ये कहेंगे कि जी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स नहीं होती और मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मैंने सिर्फ अपना काम करना है और ब्लाइंड होके काम करेंगे, तब भी फायदा नहीं होगा। यू नीड टू लर्न द पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली मूव करना पड़ेगा। स्टे विजिबल, नज़र आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि जी काम नजर आता है, नहीं, सिर्फ काम नजर नहीं आता, यू नीड टू बी विजिबल एज वेल, ठीक है। डोंट स्टे टू लॉन्ग इन योर फर्स्ट जॉब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी जॉब के अंदर अगर एक ही जगह रुके रहेंगे तो आपका स्कोप नहीं बढ़ेगा। आपको चाहिए 1.5-2 साल के बाद जॉब स्विच करें, ताकि 5-6 साल के बाद आपके पास 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छा एक्सपीरियंस हो, नंबर 1। नंबर 2, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन के थ्रू तरक्की करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए कि आपके साथ 100 बंदा और होता है, और जब प्रमोशन की बात आती है तो 100 के 100 लोगों की प्रमोशन नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसमें मुश्किल होता है। वही ऑर्गेनाइजेशन बाहर से बंदा उठाना आसान समझती है, इसलिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेटरली मूव कर सकते हैं। यानी कि आप अगर एक बैंक में जॉब कर रहे हैं OG3 के अंदर, तो आप वहां से उठ के AVP चले जाएं किसी दूसरे बैंक के अंदर, और 2 साल के बाद आपका वही वाला पुराना बैंक आपको एज ए VP उठा लेगा दोबारा वापस, ठीक है। तो जॉब के अंदर, पहली जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती। फाइंड अ मेंटोर, एक ऐसा शख्स, एक या 2 शख्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए जो आपके मेंटोर का रोल प्ले करें, जो आपको ट्रेन करें, जो आपको बताते रहें कि तुम्हें कब क्या करना है। आप अपने बॉस को हमेशा सपोर्ट करें, लॉयल विद हिम। स्टे मोबाइल, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि मैं जी लाहौर में नौकरी नहीं कर सकता और मैं कराची में नौकरी नहीं कर सकता। हमेशा स्टे मोबाइल रखें। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करें, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल करियर मूव्स, वो आप करें। आज की दुनिया में हर वक्त अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने वो व्हाट्सएप पे वो क्लिप देखा होगा जिसमें एक शख्स जो था वो बेसिकली हेलीकॉप्टर से फिल्म बना रहा था और दूसरे जगह ड्रोन कैमरा दिखाया हुआ था और बताया गया था कि 10 साल के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर के पायलट की भी नौकरी चलेगी और कैमरामैन की भी नौकरी चलेगी, इसलिए कि ड्रोन कैमराज आ गए हैं। दैट शोज कंटिन्यू अपग्रेडिंग योर स्किल्स, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहे एंड डेवलप अ नेटवर्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अपना नेटवर्क डेवलप करें। पीपल मस्ट नो यू, लोगों को आपका पता होना चाहिए, और लोगों को आपका कब पता होगा, जब यू विल बी विजिबल। तो ये बड़ी खूबसूरत लिस्ट है, ये मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है कि ये बड़ी इस पे अप्लाई होता है। तो आप सब इसको माइंड में रखें अपने मैनेजमेंट करियर के लिहाज से, इसलिए कि आपने भी अल्टीमेटली मैनेजमेंट में ही जाना होता है, इंजीनियर्स ने भी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सर्वे हुआ 2006 में, जिसमें पूछा गया कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जॉब से क्या चाहते हैं। तो यूके के जो लोग थे उन लोगों ने फोकस किया इंटरनेशनल करियर के ऊपर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के ऊपर, असाइनमेंट वैरायटी के ऊपर और ओवर टाइम, पेड ओवर टाइम के ऊपर। US के जो लोग थे उन्होंने कहा जी वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनुअल सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी हमें चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, चैलेंजिंग टास्क चाहिए एंड रोटेशनल प्रोग्राम चाहिए। अगर हम अभी ये बात कर रहे होते किसी क्लासरूम में तो शायद मैं आपसे पूछता कि टॉप फैक्टर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या हैं, आप लोगों को क्या क्या चाहिए। लेकिन अब चूँकि यूनिवर्सिटी में तो हम मौजूद नहीं हैं, अभी तो हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये सवाल आप अगर अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहेंगे कि आपको फॉरेन डिग्री ख़त्म होने के बाद कौन से आपको जॉब में कौन से फैक्टर्स चाहिए जो आपको सबसे मेजर चाहिए होंगे। ये सारी कहानी किस लिए थी? ये थी करियर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कि आपका करियर बढ़ता रहे किसी तरीके से। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी ये चाह रहा है कि वो तमाम लोग जो अच्छे लोग हैं वो जिस वक्त तक हम उनके करियर डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट करियर डेवलपमेंट। करियर होता क्या है? करियर इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, कि वो लाइफ टाइम में किस किस किस्म की पोजीशंस उसने एक्वायर की हैं, ठीक है।
बेसिकली आजकल जो दुनिया बात कर रही है वो नॉर्मली बात कर रही है बाउंड्री लेस करियर की। बाउंड्री लेस करियर एक ऐसा करियर होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो करियर प्रोग्रेशन डिफाइन करता है और ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टीज डिफाइन करता है। आप अभी जितने बड़े बड़े लोगों को देखें तो आप देखेंगे कि अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम से डिफाइन होती है, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डिफाइन होती है। ठीक है कि जी हम ये कहते हैं कि जी शौकत अजीज ने फलानी जगह काम किया है, तो शौकत अजीज का नाम मैटर करता है, शौकत तरीन का नाम मैटर करता है, शाहिद हफीज कारदार का नाम मैटर करता है। दे आर द बिग नेम्स। हम कहते हैं जी असद उमर ने एंग्रो में काम किया है, सो दे आर द पीपल हु हैव नाउ बाउंड्री लेस करियर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडिया मौजूद है। आजकल जो HRM में जो बेसिक इश्यूज जा रहे हैं वो दो बड़े मेजर इश्यूज हैं। फर्स्ट इज अबाउट डाउन साइजिंग। हर जगह ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डाउन साइजिंग का काम कर रही हैं, जिसमें से आप कंटिन्यूसली लोगों को फायर किया जा रहा है, कंटिन्यूसली लोगों को निकाला जा रहा है। जहाँ पे 4 बंदे काम करते हैं वहाँ पे अब 1 बंदा काम कर रहा है। ये एक बड़ा मेजर इशू है HRM में कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। दूसरा, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज़ अनदर इशू कि आपने किस तरीके से जो आपकी वर्क फोर्स में जो हर किस्म के लोग मौजूद हैं, स्पेशली अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप के पास हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, आपके पास ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, बेसिकली अफ्रीकन्स भी हैं, स्पेनिश भी हैं। अब किस तरीके से आप वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को हैंडल करेंगे, दीज आर दी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि आजकल की दुनिया में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देख रहे हैं। अदरवाइज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ फैंटास्टिक एरिया जहाँ पर काम हो, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो HRM इज नॉट ओनली रिलेटेड टू लोगों की हायरिंग एंड फायरिंग, रादर देन इट्स अ वेरी डिटेल्ड एरिया जिसमें सिलेक्शन से लेकर उनके करियर डेवलपमेंट तक की सारी प्लानिंग की जाती है। ठीक है जी, थैंक यू गाइस।